हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक हैं। अपन का जो जनसंख्या टॉपिक चल रहा था उसमें अपन ने जनसंख्या वितरण घनत्व की बात कर ली थी। 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप वहाँ पर उसको जाकर देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आज अपन जनसंख्या वृद्धि की बात करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो NCERT की नई बुक आई हैं, जो नई बुक आई है उनके आधार पर हम लगातार वीडियो डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको कठिनाइयाँ न हो और आपको वीडियो हमारी पहुंच सके। तो सबसे पहले जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी परिभाषा देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन परिभाषा देखेंगे। ये जो जनसंख्या वृद्धि है इसकी अपन परिभाषा देखेंगे। परिभाषा, ठीक है, यानी डेफिनेशन। ठीक है। परिभाषा क्या है? जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की संख्या में परिवर्तन या वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 समय बिंदुओं के बीच, 2 समय बिंदुओं के बीच, 2 समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की संख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। इसको क्लियरली समझने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं डेफिनेशन को दोबारा पढ़ देता हूं कि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में लोगों की संख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि के नाम से अपन जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझने योग्य बात है कि 2 समय बिंदुओं के बीच, ये रगड़ा क्या है भाई? 2 समय बिंदु कौन से ले सकते हैं? तो ये समय कोई सा भी हो सकता है। आप उदाहरण के लिए 1901 से आप ले लो 1910, ठीक है। तो मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 बिंदु हो गए हमारे पास में, समय के 2 बिंदु हो गई, और इनके बीच में जो जनसंख्या वृद्धि होगी उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 समय बिंदु कौन से हैं, यानी कोई से भी ले लो आप उसके बीच में, ठीक है। तो 2 समय बिंदुओं के बीच में किसी विशेष क्षेत्र के लोगों की संख्या में परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी किसी विशेष क्षेत्र, कोई सा भी क्षेत्र हो सकता है, और उसमें यदि लोगों की संख्या में परिवर्तन आता है तो उसे अपन जनसंख्या वृद्धि दर कह सकते हैं, ठीक है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसके 2 घटक माने जा सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक हैं, 2 घटक हैं, ठीक है। पहला जो घटक है हमारे पास में, वो प्राकृतिक घटक है। प्राकृतिक घटक, ठीक है।
जो दूसरा घटक है हमारे पास में, यानी दूसरा घटक, ठीक है, दूसरा घटक अभिप्रेरित घटक है। अभिप्रेरित घटक, ठीक है, दो घटक हो गए। तो अपन इस अध्याय में प्राकृतिक घटक की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो एनसीईआरटी की 12वीं की बुक है उसमें प्राकृतिक घटक की ही चर्चा की गई है, अभिप्रेरित घटक की चर्चा नहीं की गई है। प्राकृतिक घटक क्या होता है कि प्रकृति जनसंख्या वृद्धि दर को विशेष रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। महामारी यदि तो जनसंख्या वृद्धि नहीं होगी, महामारी के कारण लोगों की मृत्यु अधिक होगी। अब वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है और ये प्राकृतिक महामारी है, ठीक है। प्राकृतिक महामारी होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर को ये प्रभावित कर रहे हैं, इतने लोग मारे गए विश्व में, तो ये प्राकृतिक घटक है और इस प्राकृतिक घटक की ही चर्चा करेंगे। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा, यानी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% रहा, यानी एक वर्ष में 1.64% जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ये मान लो आप, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और बात है कि एक शताब्दी में, यानी एक शताब्दी का मतलब एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं, और इन 100 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक देखी गई। क्यों देखी गई? क्योंकि कुछ कारण रहे। पहला जो कारण था वार्षिक जन्म दर, ठीक है, मृत्यु दर, ठीक है, और एक अपन प्रवास को भी मान सकते हैं। तो वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास के कारण यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर 100 वर्षों में थोड़ा डिफरेंट देखा गया, ठीक है। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन जनसंख्या वृद्धि के कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हमने देखा कि जनसंख्या वृद्धि दर यानी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% रही, ठीक है। 64% हमने देखा कि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर यानी हर वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% हो रही है, ठीक है। अब हमने यानी एक शताब्दी यानी 100 वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर को 4 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। यानी ये जो 100 वर्ष है उसको 4 प्रावस्थाओं में बांट दिया, ठीक है। 4 प्रावस्थाओं में, ठीक है, 4 प्रावस्थाओं में विभाजित कर दिया। और ये 4 प्रावस्था क्या हैं? पहली जो प्रावस्था है उसमें हमने 1901 से 1921 तक बांटा। पहली प्रावस्था है ये, फर्स्ट नंबर की। दूसरी जो प्रावस्था है वो 1921 से 1951 तक, ठीक है। वो थर्ड प्रावस्था है, यानी तीसरे नंबर की जो प्रावस्था है वो
1951 से 1981, और जो चौथी प्रावस्था है वो है 1981 से लेकर वर्तमान जो समय है, वर्तमान समय है वो है। तो एक शताब्दी का पूरा ब्यौरा पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर किस प्रावस्था में कितनी कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो 4 प्रावस्था है, 1901 से 1921, दूसरी है 1921 से 1951, तीसरी है 1951 से 1981, चौथी है 1981 से वर्तमान तक। ठीक है, अब एक एक प्रावस्था को अपन विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार कितनी कितनी जनसंख्या वृद्धि दर हुई है इनमें, जनसंख्या वृद्धि दर है ना। तो सबसे पहली प्रावस्था, ठीक है, फर्स्ट प्रावस्था, कै प्रावस्था, ठीक है। इसका जो समय है 1901 से 1921 है, ठीक है, ठीक है। इस प्रावस्था में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम देखी गई, यानी इस प्रावस्था में जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर कम देखी गई, यानी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम हुई। और जनसंख्या वृद्धि दर कम होने के कारण इसे, इस प्रावस्था को रुद्धद अथवा स्तर प्रावस्था कहा गया, प्रावस्था कहते हैं, आप बोल दो कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें, इस प्रावस्था में यानी 1901 से 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम हुई, इसलिए इसे रुद्धद अथवा स्थिर, यानी जनसंख्या वृद्धि दर ठहर गया, न तो बढ़ा न घटा, इसी कारण इसे स्थिर या रुद्धद प्रावस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें है ना जो एक इम्पोर्टेंट बात और हुई कि इसी प्रावस्था में 1911 यानी 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक दर्ज की गई, ऋणात्मक दर्ज की गई, यानी जनसंख्या वृद्धि बढ़ने की बजाय यहाँ पर घट गई 1911 से 1921 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम क्यों हुई? क्योंकि कुछ समस्याएं मौजूद थी यहाँ पर, इस प्रावस्था में समस्याएं मौजूद होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक नहीं हो पाई। यह समस्याएं कौन कौन सी थी? पहली जो समस्या है वो ये रही कि यहाँ पर उच्च जन्म दर, ठीक है, उच्च जन्म दर प्लस उच्च मृत्यु दर रहा, ठीक है, मृत्यु दर रहा, ठीक है। दूसरा अपन देखेंगे कि स्वास्थ्य और चिकित्सा की समस्याएं देखी गई, चिकित्सा की समस्याएं, ठीक है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा लोगों में निरक्षरता, ठीक है।
चौथा आप देखो, यानी लोगों में निरक्षरता का मतलब अनपढ़ होना, शिक्षा का अभाव था। ठीक है। चौथी अपन यहाँ पर देखेंगे कि भोजन एवं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, भोजन प्लस अन्य आवश्यकताओं का वितरण असमान। ठीक है, असमान। ठीक है, यानी कुछ समस्याएं मौजूद रही, इसी कारण इस प्रावस्था में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम देखी गई। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 1911 से 1921 के बीच में तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने की बजाय घट गई। कुछ समस्याएं मौजूद थी यहाँ पर, आपको देखने को मिलेगा जन्म यानी उच्च जन्म दर, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे थे। ठीक है, और उच्च मृत्यु दर, यानी ज़्यादा जहाँ पर पैदा हो रहे थे वहाँ पर लोग मर भी रहे थे, तो वो बराबर से जुगाड़ बैठता है, ये हो रही। ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखने को मिलेगी स्वास्थ्य और चिकित्सा, यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा की समस्या रही। चिकित्सा अच्छी न रहने के कारण लोगों का जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता था तो उनके लिए उचित दवाइयों की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए लोग मर जाते थे। तीसरा आप देखोगे कि लोगों में निरक्षरता, यानी लोग अनपढ़ थे, इसलिए चीज़ों को समझ नहीं रहे थे। चौथी बात आप देखोगे कि भोजन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति का असमान वितरण देखा गया, यानी लोगों को जो भोजन की सुविधाएं उपलब्ध होनी थी वो बहुत ही कम देखी गई। इसके बाद फ्रेंड्स दूसरी प्रावस्था अपन देखते हैं, सेकंड प्रावस्था। प्रावस्था है। ठीक है, इसका जो समय था वो 1921 से 1951 के बीच में रहा। ठीक है, यानी इस प्रावस्था को भी स्थिर प्रावस्था के नाम से जाना जाता है, यानी इस प्रावस्था को स्थिर प्रावस्था, यानी इसे भी स्थिर प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई पहली जो प्रावस्था थी उसको भी रुदद अथवा स्थिर प्रावस्था कहा गया और दूसरी प्रावस्था भी स्थिर प्रावस्था कहा गया, लेकिन जो पहली प्रावस्था थी और दूसरी प्रावस्था थी उसमें थोड़ा बहुत अंतर देखा गया। यानी इस प्रावस्था में पहली जो प्रावस्था थी उसके मुकाबले थोड़ी जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी, क्योंकि काफ़ी सुधार किए गए, जिसमें दो सुधार ये किए गए कि पहला जो सुधार था वो स्वास्थ्य व स्वच्छता के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए, जिससे जो मृत्यु दर थी उसमें काफ़ी गिरावट देखी गई। दूसरा परिवहन सुविधा और संचार साधन, उसमें काफ़ी सुधार कर लिया गया, जिसके कारण पहले के मुकाबले जनसंख्या वृद्धि दर अधिक देखी गई। 1920 के दशक में आर्थिक महामंदी आई, यानी 1920 के दशक का मतलब 1920 और 1930 के बीच में 10 साल थे, उसमें महामंदी आई थी 1928 में। 1928 में महामंदी आई थी और अमेरिका से शुरू हुई थी, पूरे विश्व में महामंदी आ गई, व्यापार रुक गया, उद्योग धंधे नष्ट हो गए। और इसी काल में आपको द्वितीय विश्व युद्ध भी देखने को मिलेगा। सितंबर 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, उसके प्रभाव को भी जनसंख्या वृद्धि ने काफ़ी प्रभावित किया और जनसंख्या वृद्धि दर
स्थिर रह गई, न तो ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी न घटाव हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में तो काफ़ी लोग मारे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे कि सुधार, यानी दो कारण थे, यानी सुधार क्या किए गए यहाँ पर। पहला जो सुधार था वो अपन के सामने ये है कि स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधार किया गया। सुधार के कारण जो मृत्यु दर उसमें आपको गिरावट देखी गई। ठीक है, गिरावट देखी गई। दूसरा, परिवहन प्लस संचार तंत्र में सुधार किया गया। यानी इन दोनों सुधारों के कारण जो पिछली जो प्रावस्था थी उसके मुकाबले इस प्रावस्था में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक देखा गया था। ठीक है, इस काल में, यानी ये जो काल था, इसमें आपको दो चीजें हुई थी। आर्थिक महामंदी। ठीक है, एक आपको आर्थिक महामंदी देखने को मिली और एक द्वितीय विश्व युद्ध देखने को मिला। द्वितीय विश्व युद्ध, यानी ये जो थी ना वो 1920 के दशक में हुई थी। ठीक है, दशक में, और एक्यूरेट आपको सन याद रखनी है तो 1928, यानी 1928 को अमेरिका, यानी ये दशक के युद्ध क्यों किया गया, क्योंकि 1920 है ना, 1920 के दशक है ना, तो दशक क्या होता है, 10 वर्ष, यानी 1920 से 1930 का जो दशक है वो 1920 का दशक ही माना जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष बीच में है। तो ये जो महामंदी हुई थी वो 1928 के बीच में हुई थी, अमेरिका से शुरू हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध आपको सितंबर 1939 से प्लस वो 1939 से 1945 के बीच में आपको देखा जाएगा। तो इन दोनों युद्धों ने भी जनसंख्या वृद्धि को काफ़ी प्रभावित किया था और जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर रह गई, न तो ज़्यादा बढ़ी न ज़्यादा घटी। के बाद फ्रेंड्स तीसरी प्रावस्था का जो समय है वो 1951 से 1981 के बीच में रहा। यानी इस प्रावस्था को विस्फोटक प्रावस्था के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस प्रावस्था में जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र हुई। इसका प्रमुख कारण रहा क्योंकि उच्च जन्म दर रहा, जन्म दर यानी बच्चे अधिक पैदा होने लगे, और निम्न मृत्यु दर रहा, यानी जो मृत्यु दर है उसमें काफ़ी गिरावट देखी गई इस प्रावस्था में। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र हुई और जनसंख्या का विस्फोट हुआ। ठीक है, इसके बाद इसमें जो ये प्रावस्था थी उसमें औसत वार्षिक वृद्धि दर, यानी जनसंख्या हर वर्ष जो जनसंख्या वृद्धि दर हो रही थी वो 2.2% हो रही थी। यानी हर वर्ष जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी वो 2.2% हो रही थी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर शासन था और लोगों का बुरी तरीके से शोषण किया जाता था, इसी कारण जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों को जो भोजन के लिए जो आवश्यक सामग्रियाँ थी, आधारभूत सुविधा थी, उनका अभाव होने के कारण
अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन 1947 के बाद जो देश है उसके जो विकास में विशेष योगदान यानी उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। आप देखोगे कि ये जो प्रावस्था है वो 1947 के बाद की है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद काफ़ी सारे सुधार किए गए, जिसमें अर्थव्यवस्था को सुधारने के काफ़ी सारे कार्य किए गए, ठीक है। जब भारत देश की अर्थव्यवस्था सुधर गई, बहुत सारे कार्य किए गए, ठीक है, किसानों ने मेहनत की, इन सभी के कारण देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई। और इसका परिणाम क्या रहा? अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो गई। सुदृढ़ होने के कारण तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान इन क्षेत्रों से लोग भारत में आने लगे, भारत से व्यापार भी करने लगे और भारत में आकर रहने भी लगे, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र हो गई। फ्रेंड, चौथी प्रावस्था, ठीक है, पहले लिख दिया है मैंने क्योंकि समय बचता है। चौथी प्रावस्था का समय क्या था? यानी 1981 के जो बाद का समय है, 1981 के बाद का समय चौथी प्रावस्था के अंतर्गत आता है। और ये प्रावस्था 1981 से वर्तमान का जो समय है उसके बीच में मानी जाती है। और इसमें क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि तीव्र रही, जनसंख्या वृद्धि तीव्र रही, लेकिन मंद गति से, यानी धीरे धीरे ये जनसंख्या वृद्धि दर घटी भी है। यानी तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर रही लेकिन मंद गति से घटी भी है, लेकिन उतनी नहीं घटी, ठीक है। वर्तमान की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है, यानी जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है। और विश्व विकास रिपोर्ट ये कहती है कि 1925 तक भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ हो जाएगी, ऐसा विश्व विकास रिपोर्ट कहती है। आप देखोगे कि जनसंख्या वृद्धि दर में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती है, यानी आप भारत के जो राज्य हैं उनमें अलग अलग जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाएगी। जैसे आप देखोगे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर अलग पाई जाएगी, राजस्थान में अलग पाई जाएगी, जम्मू कश्मीर में अलग पाई जाएगी। तो जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में अलग अलग समय में अलग अलग जनसंख्या वृद्धि दर आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।